हेलो बेटा, आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन बेटा एक फोर्स है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन और ग्रेविटी से। ये दो वर्ड हैं, दो टर्म्स हैं, इन्हें क्लियर कर लेते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन मतलब होता है बेटा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। चाहे कोई भी दो बॉडी हो यूनिवर्स के अंदर, कोई भी दो बॉडी है। लेट ये एक बॉडी है, बॉडी नंबर 1, और ये बॉडी नंबर 2। अब ये दो बॉडीज कोई प्लैनेट हो सकते हैं। इट कैन बी प्लैनेट। दो बॉल हो सकती हैं, ठीक है। दो इंसान हो सकते हैं, या कोई इंसान कार। इवन प्लैनेट और इंसान कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रेविटी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। क्लियर? और मैं ग्रेविटी की बात करूं, अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, ठीक है, किसी प्लैनेट और बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दिस इज ग्रेविटी। सो व्हाट इज ग्रेविटी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड एनी ऑब्जेक्ट lying on or near to it. So what is gravity? Force of attraction between planet and body, जो उसके पास हो, ठीक है, या उस पे रखी गई हो प्लेनेट पे। क्लियर? दिस इज ग्रेविटी. And what is gravitation? Force of attraction between two bodies in the universe. कहीं भी, किसी भी यूनिवर्स में, इवन सन और मून। क्लियर? So this is gravity and this is gravitation. Next, universal law of gravitation. Universal law of gravitation. जिसे एक और नाम जाना जाता है, जो ज्यादा फेमस है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि भैया दुनिया में हर एक बॉडी, हर एक वस्तु दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एवरी पार्टिकल और एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ। सपोज ये दो कोई प्लैनेट थे, या कोई दो बॉडीज थी, या दो कोई मास थे, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है, इसलिए यूनिवर्सल होगा। पूरी यूनिवर्स में आपकी ग्रेविटेशन काम करता है। सपोज दो बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है सेंटर से, लेट वो आर है। तो न्यूटन ने क्या कहा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा बुक से। एवरी पार्टिकल इन द होल यूनिवर्स attract another particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? These two bodies can be a ball, दो कार हो सकती हैं, टू प्लैनेट और एक आदमी भी हो सकता है, ठीक है। अब तुम और देखिए, जितना ये फोर्स इस पे देगा, ये बॉडी अट्रैक्टिव, उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स ये इसको देगा, ठीक है। उसी अट्रैक्टिव पावर से इसको बॉडी इसको खींचती है, ठीक है।
अगर मैं एक बात कहूं कि मैं अर्थ पे खड़ा हूं और अर्थ के थोड़ा सा ऊपर हूं, तो अर्थ मुझे खींच रही है और मैं अर्थ को खींच रहा हूं, पर फाइनली मैं अर्थ के पास ही क्यों जा रहा हूं, अर्थ मेरे पास क्यों नहीं आ रही? बेटा क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मासेस के भी। याद रखिएगा, आपका यूनिवर्सल जो फोर्स जो होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो फोर्स है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बेटा, वो डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, इसका मास ज्यादा, अर्थ का मास हमसे बहुत इन्फाइनाइट टाइम ज्यादा है, इसलिए ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए हम इसकी तरफ को ज्यादा जाते हैं। कोई भी चीज आप हवा में फेंकी, आसमान में फेंकी, हमेशा नीचे ही आएगी। ठीक है, ऊपर वो तब तक जाती है जब तक उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हावी होता है, डोमिनेंट होता है। जैसे ही वो फोर्स नेग्लेक्ट हुआ किसी भी चीज के रेजिस्टेंस की वजह से, वो बॉडी नीचे नीचे फिर अपने आप आने लगती है। क्लियर? अब ये जब प्रोपोर्शनल सिंबल यहां से हटता है तो यहां पर बेटा कांस्टेंट आता है, इसे बोलते हैं हम, इसका सिंबल है जी, and this g is known as universal gravitational constant. This g is known as universal gravitational constant. और बेटा इस g की वैल्यू भी है, इस g की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए, वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम ये है बेटा जी की वैल्यू, इस जी की ये वैल्यू है। क्लियर? डायमेंशन भी है, चलिए एक बार इसका यूनिट कैसे आया वो भी देख लेते हैं, डायमेंशन भी देख लेते हैं। सो F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं G को सिर्फ इस साइड को छोड़ता हूं और बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया G। तो फोर्स इन न्यूटन, डिस्टेंस ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2। क्लियर? ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, बाकी सब कुछ यूनिट करके। देखिए कैसे, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट डिफाइंड एज द फोर्स, मैं बाकी सबको वन कर लेता हूं, बाकी सबको वन कर लेता हूं, यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस। The universal gravitational constant is defined as the force of attraction between two bodies of unit mass and placed unit distance apart. क्लियर? हमेशा ऐसे ही नॉर्मली डिफाइन किया जाता है। तो आपका F G जो है आपका, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है तब जब बॉडी यूनिट मास की हो और जब प्लेस हो यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन भी देख लेते हैं बेटा इसका। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, डिस्टेंस का डायमेंशन l स्क्वायर नीचे m इंटू m, तो एक m से कैंसिल आउट हुआ, एक m से m कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया m इनवर्स l क्यूब t-2। Clear? This is dimension for G. This is unit for G and this is dimension for G. और definition मैंने देख ही ली है। ठीक है, इस G की बेटा खासियत है, इस G की खासियत क्या है कि बेटा इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, इसका रीजन भी है, क्योंकि बेटा ये डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप, साइज / नेचर
नेचर ऑफ द बॉडीज, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये डस्टर है, इसको मैं अगर पिचका दूं, अगर ये प्लास्टिक का या किसी मेटल का होता तब भी इस पे जितना ही वर्क करता जितना पहले कर रहा है, ठीक है। इवन मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता कि इस मीडियम में रखा गया है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। चलिए, इस जी की वैल्यू हमने पता कैसे करी, इसके लिए आप एक ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में बेटा आपको मिलेगा, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है, इसे बोलते हैं हम कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हमने जी की वैल्यू पता करी। देखिए वीडियो। We learned earlier about the gravitational force between two bodies of masses m1 and m2 separated by a distance r. The expression for the force is given as F is equal to G into m1 multiplied by m2 by r square, where G is the universal gravitational constant. In the expression, G is referred to as universal constant, as its value is constant in any place in the universe. The value of G was experimentally found by Henry Cavendish during his effort to find the density of the Earth. Have a look at Cavendish's apparatus. It consists of two pairs of spheres. One, a small pair of spheres, and the next is a large pair of metallic spheres. Now let us try to understand how this instrument helps measure the universal gravitational constant, G. Basically, the smaller pair of spheres is attached to either side of a light wooden rod, suspended from a rigid support by quartz fiber, and is free to rotate by twisting the fiber. The setup is kept within a closed environment to avoid air currents. The other two larger metallic spheres are brought from a distance close to the smaller spheres. They are placed at an equal distance on either side of the small spheres so that all the four spheres lie in concentric circles. The gravitational force of attraction between the smaller and the bigger spheres causes the smaller ones to move towards the larger ones. Hence, they move along the arc of a circle with a radius equal to half the length of the rod. The system of horizontal rods rotates till the torque due to gravitational force between the spheres equals the restoring torque on them. Thus, we have equation 1. The negative sign in this equation indicates that both the torques act in opposite directions. The total torque due to gravitational force between the spheres is denoted by equation 2. Here, r is the distance between the centers of the spheres and L is the length of the rod. The restoring torque is denoted by equation 3. Here, K is the restoring couple per unit angle, and theta is the angle through which the system of smaller spheres twist. The value of K can be derived by applying a known torque and measuring the corresponding angle. We equate equations 2 and 3, and
Hence, deduce the expression for g. The value of theta can be obtained precisely by using the lamp, mirror, and the scale arrangement as shown here. By knowing the values of the other quantities in the expression, the accurate value of g is found to be 6.67259 multiplied by 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. On each end of the bar, we put a lead ball. The two balls balance and the bar is free to turn. Now we put another ball on the left side of each of the two original ones. If everything attracts everything else, the balls should attract each other and the bar should move. There is an attraction of gravity between the lead balls. बेटा आपने कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट देखा, तो उसमें क्या किया था, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, ठीक है, टॉर्क में मैंने बता ही दिया क्या है लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को उन्होंने बैलेंस किया रिस्टोरेशन के साथ, रिस्टोरिंग टॉर्क के साथ। टॉर्क में पता ही है, जब वो ये आपकी क्वार्ट्ज फाइबर के साथ ये रॉड लगा था ना बेटा में, इसमें लेड बॉल थी, थोड़ी छोटी है थोड़ी बड़ी, तो ये लेड बॉल फोर्सेस इसके पास अट्रैक्ट करती हैं, ये इसके पास अट्रैक्ट करती हैं, तो हल्का से ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब इसकी मेन पोजीशन ये थी, मान लीजिए यहां आ गया, इतना उसने डिफ्लेक्ट कर लिया, क्लियर। पर आपका ये जो स्ट्रिंग है, क्वार्ट्ज फाइबर है, इसके पास एक रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, ये चाहेगा कि दोबारा मैं उसको ऐसे ही लाऊं, क्लियर। तो उसने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, फोर्स ये रहा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और यह दूरी है उसकी एल, लेंथ जो है वायर का, इज इक्वल्स टू, ठीक है, फोर्स और रोटेशन एक्सिस के बीच की दूरी जो है बेटा वो एल है, याद होगा तो बताया था मैंने, एफ इंटू आर, दिस इज टॉर्क, फोर्स मल्टीप्लाई बाय जहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और जो आर हो उसके बीच की दूरी, इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क बराबर है बेटा उसमें के थीटा के, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। ये भी मैं बता दिया मैंने, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये बैलेंस कर दिया और वैल्यू रख दी, ठीक है। और फोर्स जो है बेटा ग्रेविटेशन फोर्स है, वो कितना है जी, वो कितना है आपका, तो हमने क्या किया, हमने किया एफ इंटू एल इज इक्वल्स टू जी कैपिटल में स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एल, क्लियर, और इंटू के थीटा, ठीक है। थीटा हम देख लेंगे कितना डिग्री चेंज हो रहा है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता होगा, आर हमें पता होगा, दोनों छोटी वाली बॉल का और बड़ी वाली बॉल का मासेस पता होंगे, तो इजीली यहां से जी फाइंड कर लेंगे, और जी की वैल्यू जो आएगी एक्सपेरिमेंटली 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर आती है। तो एक था आपका कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट भी हुए लेकिन ये बहुत रिलायबल है, इजी है। चलिए नेक्स्ट आया बेटा आपका, अब देखो जो आपका न्यूटन फोर्स है वो बेटा आपका फोर्स है, और एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम इस फॉर्मूले को F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा एक मिनट, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
सपोज हमारे पास दो पार्टिकल है। देखिए वैसे लिखने का एक तरीका है, ये आपके नेक्स्ट ईयर एक कूलम्स लॉ आएगा, उसमें भी ये मेथड आप यूज करना। तो आपने क्या किया, सपोज आपके पास दो मासेस वाली बॉडी थी, m1 एंड m2, m1 और m2, ये सेपरेट हैं एक दूरी r से। क्लियर? फर्स्ट मास सेकेंड मास को ऐसे खींच, ये है, दिस इज फोर्स, देखो ये खींच रहा है, दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, जो पास में होगा उस पर फोर्स लग रहा होगा, और बगल में जो नंबर लिखा है वो उसकी वजह से हो रहा होगा। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। सेकेंड बॉडी को फर्स्ट बॉडी खींच रही है, फर्स्ट बॉडी को सेकेंड बॉडी खींच रही है। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में लगा देता हूं ऐसे। तो देखिएगा, और लिखने का मेथड देखिएगा सर। ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन क्या है, f12 का डायरेक्शन है बेटा फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, नहीं सॉरी मैं ये वाला निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड। और डायरेक्शन कहां से कहां है, यहां से यहां। डायरेक्शन है बेटा इसका टूवर्ड 2 to 1। ठीक है, इस तरफ को है। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू ये मैग्नीट्यूड m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय, देखो अभी बन गया वेक्टर। वेक्टर कैसे बन गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या बताता है हमको, डायरेक्शन। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, डायरेक्शन कहां से कहां, यहां से यहां। ठीक है, सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को खींच रहा है, तो दिस इज r12, 1 से 2 की तरफ को ऐसे। ये आगे बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखने का सिंपल सा मेथड है। ठीक है, दिस इज r21 and vector, and this is r12 वेक्टर। ये नोट कर लीजिए आप, याद रखिएगा ये से है। ठीक है, और यहां पर एक नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं, बुक पर आपको नेगेटिव साइन मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका f12 द नेगेटिव साइन shows that direction of f12 is opposite to the r21। ठीक है, मतलब एक खींच रहा है, मतलब ये फोर्स कैसा है ये बताता है, इसका अट्रैक्टिव नेचर के बारे में बताता है। ये क्या बताता है, अट्रैक्टिव नेचर के बारे में। चलिए ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए कुछ इसके फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे बुक में देखिएगा आपको मिलेंगे। ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होगा कि इन दो बॉडी के बीच में क्या मीडियम है, उससे इंडिपेंडेंट होगा, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे कोई फ्लूइड हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड, ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है कि F12 बराबर होगा F21 के, पर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए F12 ऐसे था, F21 ऐसे था, इक्वल था और अपोजिट था। फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ
और क्या फीचर्स हैं ग्रेविटेशन फोर्स के? सेंट्रल फोर्स है बेटा ये, और सिमेट्री पे करता है, ठीक है। इसको एक और नाम बोलते हैं, मैं इसको बताता हूं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बेटा आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर आप दूरी को इतनी थी इतनी कर देंगे, दुगना कर देंगे, लेट ये r था, अगर आपने 2r कर दिया तो आपका नीचे 2r हो जाएगा, पहले ये था, अब आपने ये कर दिया, तो नीचे क्या आ गया? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/4 टाइम्स r स्क्वायर। मतलब पहले के फोर्स के 1/4 हो गया, मतलब 4 गुना। इनवर्स तो हुआ, 4 गुना स्क्वायर में कम हुआ, ठीक है। इसका 4 गुना पहले वाले फोर्स का, अगर मैं ट्वाइस कर रहा हूं तो 4 गुना कम हो रहा है, थ्राइस करूंगा तो 9 गुना कम होगा, कम हो रहा है स्क्वायर की फॉर्म में, इसलिए ये फोर्स कंजर्वेटिव और सेंट्रल है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करता है सेंट्रल की। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री को इस लाइन में ये रहता है। कंजर्वेटिव, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब बताता हूं कैसे। चाहे बॉडी आपकी एक हाइट से ऐसे गिरे, चाहे वो ऐसे गिरे, चाहे वो स्टेयर से गिरे ऐसे, इसमें भी इतना ही फोर्स लगेगा और यहां पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव और सेंट्रल है। ये था बेटा आपका ग्रेविटेशन लॉ का पूरा डिटेल, तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पूरा डिटेल। नेक्स्ट चलते हैं, एक दो टर्म के बात करते हैं, फिर आप एक टर्म है बेटा फ्री फॉल। फ्री फॉल फ्री फॉल मतलब होता है जब बॉडी ग्रेविटी की इंफ्लुएंस में नीचे गिरे, ठीक है। जब मोशन हो रहा है बॉडी का, मोशन ऑफ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जब बॉडी मूव करे, फॉर एग्जांपल आपने एक एक बॉल थी, आप एक टावर पे खड़े थे और आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो बॉल जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है। आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बस आपने ड्रॉप किया है यहां से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, फेंका नहीं है, ड्रॉप किया, छोड़ा है, तो बॉडी मोशन कर रही है। ये मोशन था आपका फ्री फॉल। ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है उसे कहते हैं फ्री फॉल। एक और टर्म देख लीजिए, वो है आपका नेक्स्ट एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी क्लास भी आज कंप्लीट होगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और ये किस किस पर चीजों पर डिपेंड करती है, हम आज ये बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिलरेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सिलरेशन? आपको याद होगा, मैंने जब आपका मोशन स्ट्रेट लाइन बताया पढ़ाया था, तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि सपोज आपकी एक व्हीकल है, आपके पास एक कार है, ठीक है, वो चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, या से कम वैल्यू ले लेते हैं, लेट 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड मीटर में ले लेते हैं सही में। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी चल रही है, इसकी वेलोसिटी ये है। आपने अपने गाड़ी का एक्सीलरेटर प्रेस किया, ये गाड़ी की स्पीड अब होगी बेटा, अब होगी मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड हो गई है। और यहां से यहां आने में, सपोज इस टाइम पे टाइम था
10:12 और 20 सेकेंड। अब टाइम है आपका, आपने इतनी यहां से यहां वेलोसिटी चेंज करी है। अब आपका टाइम हो गया 10:12 और 25 सेकेंड। मतलब आपने यहां से यहां वेलोसिटी जो चेंज की है 5 सेकेंड बदली है। 5 सेकेंड में आपने 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 15 माइनस 10, कितने टाइम में चेंज आया? इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 सेकेंड। सो आपका एक्सेलरेशन था 515 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन राइट एज 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। मतलब हर सेकंड में आप 1 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। मतलब 10:21 पे हो जाएगी 11, 10:22 सेकंड पे हो जाएगी 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे करते करते आपने हर एक सेकंड में आपने 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा दी। दिस इज एक्सेलरेशन। कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कितने सेकंड में आ रहा है। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा। अब यहां पर क्या होगा, आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अभी इस बारे में और डिटेल में लेंगे, फिलहाल मैं समझा रहा हूं आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। ठीक है, आपने एक बॉडी को यहां से एक टावर से ड्रॉप किया। जब आपने ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी थी 0। अगले एक सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। अगले ही सेकंड में, एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8। फिर अगले सेकंड में 9.8 प्लस 9.8, अगले सेकंड में 9.8 प्लस 9.8। मतलब हर ये एक सेकंड में 9.8 अचीव कर रही है। मतलब हर एक सेकंड में 9.8 9.8 9.8 बढ़ा रही है। तो बेटा जब ये ड्रॉप होगी, ये जब फ्लोर को छुएगी तो उसके पास काफी वेलोसिटी होगी स्ट्राइक करते वक्त। तो दिस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि मतलब यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ही आपका एक्सेलरेट कर रही है। तो जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे आपकी कार में आपके पास एक्सेलेटर था, प्रेस करने के लिए था एक, जैसे मोटर आपकी एक्सेलरेट हो रही थी, पर यहां पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है मैकेनिकल। यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अगर मैं अर्थ की बात करूं तब ये 9.8 है। याद रखिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये अर्थ की सरफेस के लिए है। कि अर्थ की सरफेस में आपका कोई बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूं अर्थ की सरफेस के आसपास, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। अगर आप अर्थ की सरफेस से काफी ऊपर चले गए, किसी और प्लैनेट में चले गए, या अर्थ की सरफेस के अंदर चले गए, तब आपको 9.8 नहीं मिलेगा। अर्थ की सरफेस के लिए 9.8 है, इसे ध्यान रखिएगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एक फ्री फॉलिंग बॉडी का अंडर द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, बट इन द केस ऑफ डेप्थ और हाइट ये चेंज होगा। कितना होगा वो हम देखेंगे। क्लियर हो गया होगा यहां तक आपको? चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अब इसकी डिटेल लेते हैं। तो इसके लिए जो सिंबल है बेटा वो है आपका स्मॉल जी। पहली बात, अर्थ की सरफेस के लिए जो ग्रेविटेशन पुल है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये सरफेस के लिए कांस्टेंट है। दिस इज फॉर अर्थ, कांस्टेंट फॉर अर्थ सरफेस, ऐसे लिखता हूं मैं, कांस्टेंट फॉर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के लिए है। तो अगर आप सरफेस से ऊपर नीचे जाएंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा। चलिए, और दूसरी बात, इसकी वैल्यू है कितनी एक्चुअली?
मैथमेटिकली जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, चलिए वो ड्राइव करते हैं। एक्सटेंड ड्यू ग्रेविटी को हम वैल्यू पता करते हैं। इसकी वैल्यू को पता करने के लिए सिंपल सा किसे बोला जाता है, रिलेशन बिटवीन जी एन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सपोज ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे बॉडी रखी गई है, लेट इसका मास जो है वो स्मॉल एम है, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे रखी गई है, तो बेटा ये नीचे का वेट लगाएगा, लेट दिस वेट इज एम जी। व्हाट इज वेट? वेट इज इक्वल्स टू एम जी। दिस वेट फोर्स ड्यू टू वेट, ऐसे लिखता हूं, फोर्स ड्यू टू वेट एम जी। और आपको पता है अर्थ की सेंटर से इसके सेंटर में एक फोर्स और आएगा, ये हो गया आपके अर्थ सरफेस का रेडियस आर, ठीक है। इसकी देखो बस इसके सेंटर से ले रहा हूं मैं, हाँ, लेकिन इसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के सामने भी बहुत छोटा है वैल्यू, इसलिए मैं आर जो लेता हूं रेडियस ही मान लेता हूं। वैसे एक्चुअली होना क्या चाहिए था, ये एक्चुअली आर होना चाहिए था। दिस बॉडी का रेडियस, बॉडी का जो है आपका मोटाई, और अर्थ के सरफेस की इसकी मोटाई, मतलब इसका रेडियस। पर जो स्मॉल आर है, वो जो स्मॉल आर है वो आर का मतलब होता है दो बॉडी के सेंटर के बीच की दूरी। पर आपकी दूसरी बॉडी जो इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा रेडियस वाली है कि इसको हम काउंट ना करें तब भी चल जाता है। तो एक्चुअली हम इसको ही लेंगे सर, इतने पार्ट को, यहां से लेके यहां तक को। सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जी, पहली बॉडी मास बॉडी, लेट अर्थ का मास मान लेता हूं मैं एम ई, अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ आर ई का स्क्वायर, ठीक है। दोनों फोर्सेस हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। वेट का जो वेट आ रहा था वो किस लिए आ रहा था, ग्रेविटेशन पुल की वजह से तो आ रहा था, इसी फोर्स की वजह से आ रहा था। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे, तो कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल आउट हुआ, तो जी आ गया बेटा आपके पास कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये है आपका पास जी की वैल्यू। हमें जी की वैल्यू पता है, हमें मास ऑफ अर्थ पता है, हमें रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो इजीली वैल्यू निकाल लेंगे इसकी 9.8। पर अगर अर्थ सरफेस ना हो, मून हो, तो मून का मास और मून का रेडियस लेंगे यहां पर, तब आपको वैल्यू अलग मिलेगी। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी इज दिस, मास ऑफ दैट प्लैनेट जो भी हम ले रहे हैं अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट जो जिसके पर आपकी बॉडी रखी गई है। ये बाकी आपको पता ही होगा, एक छोटी सी बात कि ग्रेविटेशनल एक्सटेंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये निकलता होगा ग्रेविटेशन ऑफ मून 1/6 है बेटा। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मून और ये आपका अर्थ। चलिए लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो है आपका फैक्टर ऑन विच जी डिपेंड। किन वेक्टर से आपका जी की वैल्यू डिपेंड करती है।